हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक फ्रॉम एनए टैटू स्टूडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, कैसे आप एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हो। सो टैटूइंग डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, रादर स्मार्ट वर्किंग होना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। टैटूइंग 2023 के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव करियर है। स्टेबलाइज होती जा रही है हमारी इंडस्ट्री, बूम पे है बिल्कुल, और जो आपको रिस्पेक्ट और फेम मिलता है वो ट्रिमेंडसली इनक्रेडिबल है। सो अगर आप चाहते हो क्या क्या प्रोसेस है एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए और किस तरीके से आप इंडस्ट्री में आ सकते हो, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। स्टेप 1, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और आपको नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत है कि टैटू इंडस्ट्री और टैटूइंग एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में। सो डेफिनेटली आप लोग यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, आप TLC चैनल के ऊपर इंक मास्टर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जब टैटूइंग स्टार्ट करी थी तो मैं मायामी इंक और LA इंक देखा करता था, और उससे ही मेरी एक सॉलिड फाउंडेशन हो पाई थी कि टैटू इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, आप कैसे टैटू करते हो। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल पाता है कि इंडस्ट्री किस चीज़ के आसपास काम करती है, किस तरीके से क्लाइंट्स आते हैं, किस तरीके से आपको उनको डील करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने LA इंक और मायामी इंक देखा था तो काफ़ी चैलेंजेस के बारे में पता चला था। अब के टाइम पे अभी अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑल मेड अप, एक तरीके से बिग बॉस टाइप का था। बट डेफिनेटली अगर आप नए हो इंडस्ट्री के अंदर तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरा का पूरा इंडस्ट्री का। और अगर यूट्यूब को साइड कर दिया जाए तो फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप लोगों के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, आप यूट्यूब के ऊपर एंडलेस इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और एक बार आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसके ऊपर रिसर्च करके आप देख सकते हो आर यू द राइट फिट फॉर द इंडस्ट्री और नॉट। सो लेट्स से कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बट लेट मी टेल यू 2023 के अंदर हार्ड वर्क कहीं भी नहीं लेके जाएगा। यू हैव टू बी स्मार्ट वर्कर। आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। लिमिटेड टाइम के अंदर या सबसे कम टाइम के अंदर आप जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो लोगों से, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना, थोड़ा सा लोगों से फ्रीली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टैटूइंग भी एक बिजनेस है। आपको क्लाइंट हैंडलिंग आनी चाहिए, तो क्लाइंट हैंडलिंग को अच्छे से समझने के लिए आपको लोगों को जानना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, और तभी आप ईजी हो पाओगे थोड़ा सा टैटू इंडस्ट्री के साथ। स्टेप नंबर 2, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। भले ही आप स्केचिंग करो, भले ही आप प्रैक्टिस स्किन के ऊपर टैटूइंग करो, या फिर कुछ डिजिटल फॉर्म के अंदर आप आर्टवर्क बनाओ। जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी तो टैबलेट्स वगैरह इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, आईपैड्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं थे। तो क्या चलता था उस टाइम पे, सिर्फ पेपर और पेंसिल चलता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप पेपर और पेंसिल के साथ उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप टेक के अंदर बहुत अच्छे हो, फॉर एग्जांपल आप आईपैड और पेंसिल अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर भी अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, नए नए कस्टम आइडियाज़ लेके आ सकते हो। सो जैसे बचपन में हम लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो टीचर हमें पेंसिल पकड़ाती थी, तो हमारी जो मसल मेमोरी होती थी वो क्रिएट होती थी, कैसे पेंसिल को होल्ड करना है, किस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं, लाइंस बनानी है। सिमिलरली अगर आप टैटूइंग के अंदर नए आना चाहते हो तो आपको अगेन से वो मसल मेमोरी बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन एक फ़र्क है, पेंसिल बहुत हल्की होती है और जो मशीन होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। डेफिनेटली एक वायरलेस मशीन हल्की होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अ पेंसिल वो हैवी होती है। तो आपको अपने हाथ की मसल को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस स्किन्स, आप पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियली जब मैंने टैटूइंग में आया था तो पेंसिल को आप एक कॉइल मशीन के साथ अटैच करके सर्कल्स और वेव्स और अलग अलग फॉर्म्स बनाने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपके हाथ को प्रेशर की आदत हो जाए। सो प्रैक्टिस और स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, यू नीड टू लर्न अबाउट हाइजीन एंड सेफ्टी। सो टैटूइंग डेफिनेटली एक बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है कि आप लोगों को मशीन से टैटूज बनाते हो, परमानेंटली इंक करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हाइजीनिकली सेफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बंदे की नीडल को दूसरे क्लाइंट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक जगह पे सेटअप किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका दूसरा क्लाइंट आ रहा है तो पूरे सेटअप को आपको क्लीन करना ज़रूरी है। और ये जो पूरा हाइजीन का प्रोटोकॉल होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी कुछ डिजीज़ कर सकती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कर सकती है, वुंड कर सकती है। सो टैटूइंग सीखने के साथ साथ, ड्राइंग सीखने के साथ साथ आपको हाइजीन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप टैटूइंग सीखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए लाइनिंग सीखना, शेडिंग सीखना, कलर पैकिंग सीखना, पेपर शेडिंग सीखना, एक मशीन को असेंबल कैसे करते हैं, नीडल्स के बारे में जानना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक हाइजीनिक सेटअप कैसे करोगे, आप वर्क स्टेशन को कैसे सेटअप करोगे कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। तो इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा हाइजीन के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, कि इन्फेक्शन ना हो, एट द सेम टाइम लाइनिंग, कलर पैकिंग और शेडिंग के ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे जाके कोर्स लो, आप सारी चीज़ को यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। मैंने पर्सनली यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, और इंटरनेशनल आर्टिस्ट या फिर नेशनल आर्टिस्ट, हर बंदा आपको
हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में डेफिनेटली बताएगा। सो किस तरीके से आपको ऑटोक्लेव करना है, किस तरीके से आप सिंगल यूज प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, मशीन को कैसे क्लीन किया जाता है, आरसीए कोड को कैसे कवर करते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तभी आपको एक्चुअल स्किन के ऊपर, जो क्लाइंट की स्किन है उसके ऊपर टैटू करना है। सो आपको डेफिनेटली टैटू कैसे बनाते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सेफली और हाइजीनिकली कैसे आपको टैटू करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। सो लेट्स से आपको टैटूइंग आ गई, आपने अच्छे से नॉलेज ऑब्टेन कर लिया, आपको हाइजीनिकली टैटू बनाना भी आता है। नाउ व्हाट, आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपाइल करते हो अपने सारे गुड आर्टवर्क को। लेट्स से आपने ड्राइंग्स करी हैं, लेट्स से आपने कुछ टैटूज़ बनाने स्टार्ट कर दिए, या फिर आपने कुछ डिजिटल आर्टवर्क बनाया। आप इन सब चीज़ों को एक जगह पे या एक वेबसाइट पे कंपाइल करते हो, लेट्स से अपने इंस्टाग्राम पे कंपाइल करते हो, और ताकि आपका जो नए क्लाइंट्स हैं उनको आप शोकेस कर पाओ कि आपका काम कितना अच्छा है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक रिकॉर्ड रख रहे हो अपने सारे काम का, और उसके अंदर आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि कौन सा आपका बेस्ट काम है जिसको कि आप और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्रांड। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रांड का मतलब होता है अपनी कंपनी को बनाना, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक पर्सनल ब्रांड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर से टैटू करते हो, या फिर आप किसी स्टूडियो में काम करते हो, या फिर आप अपना स्टूडियो खोलना चाहते हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है। सो आपने ध्यान दिया, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो आप खुद में एक ब्रांड बन सकते हो। सब लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो आपके नाम के लिए आपके पास आएंगे, आपके काम के लिए आपके पास आएंगे। डेफिनेटली स्टूडियो की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इनिशियली जैसे ही आप टैटूइंग में आ रहे हो, आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। सो आप देख रहे हो इस वाले स्टेप के अंदर ज़्यादातर फोकस हमने जो किया है वो आपके ऊपर है। दैट इज़ यू आर द ब्रांड। यू शुड स्टार्ट फोकसिंग अपॉन मेकिंग अ वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बना सकते हो, अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवा सकते हो, अपने फ्लायर्स प्रिंट करवा सकते हो। इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स, हर कहीं पे आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा अगर आपको सर्च कर रहा है तो इट इज़ वेरी इजी कि वो आपको बहुत ईजिली फाइंड आउट कर पाए। स्टेप नंबर 6 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार गुड क्वालिटी का मतलब ये है कि मुझे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं टैटू मशीन की। अब एक टैटू मशीन 2-3 हज़ार की भी आती है, और 60-70,000 या फिर 1 लाख रुपीज़ की भी आती है। सो इस स्टेप का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए वाली मशीन खरीदनी है। इस स्टेप का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि क्वालिटी होती है एट अ प्राइस। डेफिनेटली अगर आप 50,000 अबव की रेंज में जाओगे तो अलग क्वालिटी मिलेगी, 10,000 के ऊपर जाओगे 10 to 15,000 में आपको एक अलग क्वालिटी मिलेगी। यू नीड टू डिसाइड कि आप बिल्कुल चीपर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे 2-3 हज़ार का, या फिर आप एक एवरेज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट में। सो लेट्स से एक टैटू मशीन अगर आपको लेनी है तो मैं रेकमेंड करूँगा एनीवेयर फ्रॉम 15 to 20,000 की रेंज के अंदर एक ड्यूरेबल टैटू मशीन मिलती है। नाउ एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेना अलग बात होती है, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेना अलग बात होती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई टैटू कर रहे हो और वो बीच में ख़राब हो जाए। ख़राब होने को तो डेफिनेटली 50,000 की मशीन भी ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के साथ जाते हो तो वो जो ब्रांड की गुडविल होती है, ब्रांड की एक रेपुटेशन होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी मशीन ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। सो अगर आप टैटूइंग में नए हो या फिर आप प्लान कर रहे हो टैटू इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा नॉन ब्रांडेड चीज़ों में जाने के लिए। अगर आपके सप्लायर का कोई अपना ब्रांड है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपका सप्लायर की रेपुटेशन उस ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप एटलीस्ट सप्लायर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप अमेजॉन या अलीबाबा कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि आउट ऑफ इंडिया का बना हुआ है और आपको नहीं पता कि आप उसको कैसे रिप्लेस करवा पाओगे या कौन से स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट हैं उसके। मतलब अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो वाले प्रोडक्ट में जाओ। गो फॉर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन योर बजट। स्टेप नंबर 7, फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग। लेट्स से आप इंडस्ट्री में आ गए, नाउ व्हाट, आपको सेल्फ लर्निंग करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज टैटूइंग जब मैंने ज्वाइन करा था टैटू इंडस्ट्री को 2010 में, और आज 2023 के अंदर टैटूइंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मशीन्स चेंज हो गई हैं, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, क्लाइंट से बात करने का तरीका चेंज हो गया है, क्लाइंटेल चेंज हो गया है, प्राइसिंग चेंज हो गई है, हम जिस तरीके से पिक्चर्स लेते थे वो चेंज हो गया है। आप देख रहे हो ऑल टुगेदर एक स्पिन आ गया इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप लर्न नहीं करोगे, हर महीने हर साल इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने अंदर नए टेक्निक को जानने के लिए, किस तरीके से और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। और जिन लोगों ने आपके साथ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, लेट्स से एक ही टाइम पे 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, और अगर आपने सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं किया और आपके साथ जिसने ज्वाइन किया था उसने ज़्यादा सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उनका काम ज़्यादा बेटर होगा, उनके क्लाइंट्स ज़्यादा बेटर होंगे। एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी मोर रिचर देन यू। स्टेप नंबर 8, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स।
अगर आप क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं कर सकते, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेट्स से क्लाइंट आपके पास एक कंसेप्ट लेके आया, आपको समझ आ गया कि क्लाइंट को क्या करवाना है, लेकिन आप उसको समझा नहीं पा रहे हो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, डू यू थिंक सो कि वो आपसे टाटू करवाएगा? मुझे नहीं लगता। डेफिनेटली आप उसको प्रूव कर सकते हो काम शो करके, लेकिन स्टिल क्लाइंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्लाइंट्स आपके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख पाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे और अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली कह पाओगे। और ये सब चीज़ें गुड कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। एक प्योर हिंदी में बोलने वाला बंदा भी अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज पे ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश आती है तो एक अपर एज हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश आना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लोकल लैंग्वेज के अंदर गुड कम्युनिकेटर होना, कॉन्फिडेंस से बात करना, अपनी बात को अच्छे से समझाना, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। स्टेप नंबर 9, आपको एक अच्छा रिलेशन बनाने की ज़रूरत है बाकी टैटू आर्टिस्ट से, सप्लायर्स के साथ और सीनियर्स के साथ। सो डेफिनेटली अगर आप नए नए इंडस्ट्री के अंदर आए हो, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप कन्वेंशंस अटेंड करोगे, रैंडमली स्टूडियोज़ को विजिट करोगे एक अच्छी अप्रोच के साथ, लेट्स से आपके एरिया में 2-3 स्टूडियोज़ हैं, हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटर हो, लेकिन अगर आप जाओगे, आप बात करने की कोशिश करोगे, आप सीनियर्स से बात करने की कोशिश करोगे, जो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे और अगर उनको आपका तरीका बात करने का अच्छा लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होंगे और इस तरीके से आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी इंडस्ट्री के बारे में। सो इमेजिन करो कि आप अपने स्टूडियो के अंदर हो और किसी से भी बात नहीं करते हो। एट द सेम टाइम एक दूसरा स्टूडियो ओनर है जो कि कन्वेंशन विजिट करता है, बाकी आर्टिस्ट से बात करता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। ऑब्वियसली उसकी जो नॉलेज होगी, उसका होराइजन काफ़ी बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉलेज के। स्टेप नंबर 10, आपको अपने काम को प्रमोट करने की ज़रूरत है। 2023 के अंदर प्रेजेंटली ये मैटर नहीं करता आप कितना अच्छा टैटू बनाते हो और आपका स्टूडियो कितना अच्छा है। एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो है कि आप अपने आप को कितना अच्छा प्रमोट करते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि आपका काम ही सब कुछ होता है, आप जितना अच्छा काम करोगे आपके पास उतने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी सिटी के अंदर सारे के सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको लगता है कि आपके पास उतना क्राउड आएगा जितना उनके पास जा रहा है। डेफिनेटली नॉट। सो अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, अगर आपको अच्छे रेवेन्यूज़ चाहिए और सेल्स चाहिए, तो आपको भी अपने आप को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अब वो भले ही टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो या फिर गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर कहीं पे आपका नाम होना और अपने आप को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट बोनस टिप देना चाहता हूँ। आपको एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने की ज़रूरत है। लेट्स से आपके स्टूडियो में क्लाइंट आते हैं और वो प्राइस के ऊपर थोड़े से फंसी होते हैं और आप चाहते हो कि उनका टैटू आप करो, तो आप उनको 20%, 30%, 40%, 50% आप डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हो। डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा आते हैं, आप दोबारा उनको डिस्काउंट देते हो। आपको लगता है वो लॉयल कस्टमर है, वो लॉयल कस्टमर नहीं है। वो सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उनको डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे देते हो। उनको कहीं और डिस्काउंट मिलेगा तो फिर वो वहाँ चले जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि कस्टमर जब आपके पास आते हैं वो इसलिए ना आए कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, वो आपके पास इसलिए आए क्योंकि आपका काम अच्छा है और उसके साथ साथ उनकी लॉयल्टी के चलते आप उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हो, लेट्स से 10 to 20 या 30%। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपके पास बार बार आ रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपको 50, 60, 70% डिस्काउंट का, तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट अ लॉयल क्लाइंट टूवर्ड्स यू। और अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो ये लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सो जस्ट फोकस ऑन लॉयल कस्टमर बेस। वो क्लाइंट्स जो कि भले ही आपको कम रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वो आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप अच्छे टैटूज बनाते हो, आप हाइजीनिक टैटूज बनाते हो, उनको आपको बात करने का तरीका अच्छा लगता है। सो टू कंक्लूड, टैटूइंग एक बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर है। बहुत अच्छे से आपको पे मिल सकती है, आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो सकती है। डेफिनेटली ये सब चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, रादर स्मार्ट वर्कर होना ज़रूरी है। आप में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा काफ़ी चीज़ों से, आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। और अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हो, अच्छे से डेडिकेशन रखते हो अपने अंदर, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।